डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हमारा आरआरबी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें कि हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? जिसमें कि हमने लास्ट लेक्चर में टॉप 20 क्वेश्चंस देखे थे फिजिक्स से रिलेटेड। सिर्फ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे के एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में। तो आइए आज कुछ और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उनसे हम कैसे अप्रोच करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम कैसे अपना आंसर दे पाएंगे, साथ ही वे 4 जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन से कैसे नए क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इन्हीं ऑप्शन से नया क्वेश्चन बन जाए, तो पता नहीं है कि कितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लेक्चर। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यू स्टार जो है स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप, इसके थ्रू हम किसका अध्ययन करते हैं। क्लियर? ये जो आपका न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका गहन सर्वेक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या उल्का पिंड का, क्या ब्लैक होल्स का, ग्रह या कि क्षुद्र ग्रह का, प्लैनेट्स या कि एस्टेरॉइड्स का? तो आइए देखते हैं पहले कि न्यू स्टार है क्या, है ना, और न्यू स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि न्यू स्टार है क्या। न्यू स्टार एक्चुअली में उसका कुछ पिक्चर ऐसा है, और न्यू स्टार का जो फुल फॉर्म है वो भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ सकता है, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे। ये नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखेंगे आप, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे, दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, उसके अलावा क्या चीज नेक्स्ट टाइम पूछ सकती है उस बात पे भी हमें फोकस करना है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, ये जो है इट इज अ स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप है। क्लियर? इसका जो मिशन है, इसके थ्रू ये क्यों भेजा गया था, 2012 में भेजा था नासा ने। तो ये क्यों भेजा था, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो इसके थ्रू हम एक्सरे, ये जो है आपका द मिशन इज, द गोल जो है इसका वो क्या है, टू कंडक्ट द डीप सर्वे ऑफ ब्लैक होल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ब्लैक होल्स के बारे में डीप स्टडी करने के लिए इसको वहां पर भेजा गया है। तो याद रहेगा कि न्यू स्टार के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू स्टार का फुल फॉर्म क्या है ना। न्यू स्टार के थ्रू हम ब्लैक होल स्टडी करते हैं, और न्यू स्टार का यदि आपको फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म भी याद हो गया, यहीं पर याद हो गया ना, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्यों बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, है ना। ब्लैक होल्स, यानी कि ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू स्टार को नासा ने भेजा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अबव विच लेवल ऑफ नॉइस, ऐसा कौन सा लेवल है, कितने डेसिबल के बाद नॉइज जो है आप सुन नहीं सकते, मतलब शोर का स्तर आ जाता है ना। जो शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर जो है कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। देखिए कुछ पर्टिकुलर डेसिबल्स को हम सुन सकते हैं, जब हम देखो शुरुआत कहाँ से होती है, फुसफुसाने से। एकदम धीरे जब हम बोलते हैं, विस्परिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, एकदम धीरे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम एकदम धीरे बोल रहे होते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, फुसफुसाना। वो कितने डेसिबल का है, जब बोलते हैं तो कितने डेसिबल का, जब कोई चिल्ला रहा होता है तो कितने डेसिबल में, और कोई ऐसी ध्वनि जिसको हम बिल्कुल सुन ही नहीं सकते, अपने कान बंद कर लें, तो सोचो उसका डेसिबल क्या है। वही कह रहा है, शोर से ऊपर, यानी कि जिसको आप सुन नहीं पाओगे, यदि आप सुनोगे तो आपके कानों को हार्मफुल हो सकता है। और उससे भी खतरनाक है कि यदि आपने किसी उस डेसिबल की ध्वनि को सुना तो एट द इंस्टेंट ऑफ द टाइम आपका कान वहीं पर खराब हो सकता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसी कौन कौन सी
ध्वनियां हैं। तो सबसे पहले कह रहा है अब विस्पर, यानी कि वही जो मैंने कहा भी फुसफुसाना, वो कौन सा है, कितने डेसिबल का कह रहा है, 30 डेसिबल। यानी जब आप बहुत धीमा बात करते हो तो वह 30 डेसिबल होता है। कितना होता है, 30 डेसिबल। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो कि हम बातें करते हैं, यानी कि जो हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, जिस मतलब कहना चाहिए ध्वनि में, जिस नॉइस में, तो वो नॉइस होता है आपका 60 डेसिबल का। इंपॉर्टेंट। तो जो नॉर्मल बातें हम कर रहे होते हैं वो हो जाती है आपकी बच्चों 60 डेसिबल। ध्यान दीजिएगा, 60 डेसिबल। कह रहा है मोटरसाइकिल इंजन रनिंग इज अबाउट 95 डेसिबल। तो मोटरसाइकिल लगभग, यदि बुलेट वगैरह है, अच्छी तेज आवाज निकालती है ना। अब हायाबुसा की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे बुलेट्स वगैरह स्टार्ट होती है ना, थोड़ी सी नॉर्मल हमारी बातों से थोड़ा तेज आवाज निकलती है उससे, है ना। घर के बाहर भी कोई आकर खड़ा हुआ, कोई आया तो हमें पता चल जाता है यार कि गाड़ी आई। तो कई कह रहा है गाड़ी का जो इंजन है लगभग कितना है, 95 डेसिबल का। अब कह रहा है कोई ऐसा, आपका क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा डेसिबल है जिससे ऊपर आप सुन नहीं सकते। तो लगभग 70 से 80 के ऊपर का जो डेसिबल हो जाता है ना, उसको आप सुन नहीं सकते। क्लियर। तो नॉइस अबव 70 डेसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में स्टार्ट टू डैमेज योर हियरिंग। यानी कि यदि आप सुन रहे हो तो वो डैमेज हो सकती है यदि आपकी जो नॉइस है वो 70 डेसिबल से ऊपर है। साथ ही एट द इंस्टेंट आप कैसे हार्म होगा, यदि 120 डेसिबल से ऊपर चली गई तो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि 120 डेसिबल से ऊपर चला गया आपका नॉइस, तो आपका कान इंस्टेंट खराब हो सकता है, इंस्टेंट खराब हो जाएगा। क्लियर। यदि 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि आपने सुन ली। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है कि कह रहा है 80, 130, 150, 180। तो ये तीनों तो वैसे भी अपनी लाइन में नहीं है। 70 से 80 का मतलब है कि अप्रॉक्स 80 डेसिबल की जो आपकी नॉइस है उसको सुनने के बाद हमारा कान थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है कान के लिए हमारे। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है बच्चों, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निम्न में से जो है 4 ऑप्शन दिए हुए कौन पानी का सुचालक है। ये तो बड़ा इजी सवाल है यार। ऑप्शन देखते हैं, क्या पता कंफ्यूजिंग हो। कांच, कागज, तांबा, लकड़ी। कौन सा है भैया कंडक्टर, ये सारे तो इंसुलेटर हैं। ठीक है। कांच में भी आपका कांच में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, लेकिन कॉपर यदि ऑप्शन में दे दिया है तो कॉपर ही है जो कंडक्टर है, बाकी सभी क्या है आपके विद्युत रोधी हैं, यानी कि इंसुलेटर हैं। क्लियर। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साउंड वेव्स आर द, यानी कि जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उदाहरण है। दाब तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या यांत्रिक तरंगे। तो आइए देखते हैं। जब मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि क्या होता है आपका साउंड वेव्स किस कैटेगरी में आता है। आइए आज अपन फिर देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखो 2 तरंगे होती हैं अपनी, कौन कौन सी होती हैं। एक होती है बच्चों अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान दीजिएगा बात को। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है किसका, एक है वेवफॉर्म का मूवमेंट और दूसरा है पार्टिकल का मूवमेंट। 2 चीजों का मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक है वेव का मूवमेंट और दूसरा है पार्टिकल्स का मूवमेंट। अब यदि पार्टिकल का मूवमेंट वेव के मूवमेंट के परपेंडिकुलर जा रहा है, क्लियर। अब सपोज करो वेव ऐसी जा रही है, ठीक है, पार्टिकल यदि यहाँ पर है तो पार्टिकल क्या है भाई, पार्टिकल कहीं ना कहीं वेव फॉर्म के परपेंडिकुलर है कि नहीं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होती है उसमें जो है आपका वेव फॉर्म और जो पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, नॉट परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं आप इमेजिन ऐसे करिए, आपके पास एक स्प्रिंग, आपने एक स्प्रिंग लिया, उसको कुछ ऐसे रखा,
पास लेकर आए और फिर छोड़ दिया, ठीक है, पास लेकर आए फिर छोड़ दिया। तो आप फील करेंगे उसको कि जब आप स्प्रिंग को पास लेकर आ रहे हैं तो वहां पर हो रहा है कंप्रेशन, जैसे ही छोड़ दे रहे हो तो हो जाता है एक्सपांसन। लेकिन जब आप देखोगे तो कहीं पर स्प्रिंग पास में होती है, कहीं पर दूर दूर होती है, फिर कहीं पास पर होती है, कहीं पर दूर दूर होती है। तो कुछ इसी फॉर्म में ट्रैवल करती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म, या कि मैं कहूं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कुछ इसी तरीके से ट्रांसफर करती हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि आपका जो वेव फॉर्म है वो कुछ इसी लाइन में ही मूवमेंट होता है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपने स्प्रिंग लिया तो आप स्प्रिंग में ही तो एक्सपांसन और आपका कंप्रेशन हो रहा है ना कि उसमें कुछ मूवमेंट, कुछ वेव फॉर्म ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में कहना चाहिए, क्लियर। तो जब ऐसा हो रहा है किसी लाइन के फॉर्म में तो हम कहेंगे कि इसमें जो है आपकी वेव फॉर्म जो है, पार्टिकल और वेव फॉर्म जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। और जैसे हम टेलीविजन से जो हम देख पाते हैं, जो टेलीविजन से आपकी वेव्स आती हैं, टेलीविजन में होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, और साथ ही इसमें जो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स में। अब साउंड वेव्स में जो होता है ना, दो चीज होता है, एक होता है आपका एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, जो बताया मैंने। यदि वेव फॉर्म दूर दूर है ना, दूर दूर है तो वहां पर है एक्सपांशन, और बहुत पास पास है तो कंप्रेस्ड कहलाएंगे, तो कहलाएगा वो आपका कंप्रेशन। साथ ही यदि ट्रांसवर्स वेव है और कुछ आपने ऐसा वेव फॉर्म देखा, तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एम्पलीट्यूड कहना चाहिए, एम्पलीट्यूड है वो, जो पीक वैल्यू है वो वहां पर कहलाएगा क्रेस्ट, और जहां पर मिनिमम वैल्यू है वो आपका बनेगा ट्रफ। स्विंग और गर्त बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में, और एक्सपांशन एंड कंप्रेशन बनते हैं किसमें, आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, दो चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें, कि आपका जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो पार्टिकल है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वेव फॉर्म के परपेंडिकुलर मूव करता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगों में पार्टिकल वेव फॉर्म के पैरेलल ही मूव करता जाता है, क्लियर। तो साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट्स व्हाई अपना यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होने वाला है बच्चों, आप ही बता दो। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएंगी कौन सी, साउंड वेव्स। तो आप यहाँ पर बता दोगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द साउंड वेव्स, क्लियर। तो ध्यान देने वाली बात है कि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल या अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which process divides the light of sun into its colors? ओह वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कि जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, आने वाली रोशनी है, उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है। आइए देखते हैं उसको कौन विभाजित करता है ना। अब भाई प्रिज्म तो सभी ने देखा है, तो प्रिज्म क्या है आपका, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है ट्रायंगल फॉर्म में, क्लियर। प्रिज्म कुछ ऐसा आता है। अब यदि आपका प्रकाश आया, यहां से प्रकाश पड़ा, तो सभी को पता है कि जो आपका प्रकाश है ये कुछ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, क्लियर। और ये जो 7 रंगों में विभाजित होता है ना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन पूछा था आपका कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू प्रकाश, अपना श्वेत प्रकाश 7 रंगों में, 7 मूल रंगों में विभाजित हो जाता है, क्लियर। तो द प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट, ये जो यहां से आई आपकी, ये क्या थी बच्चों, ये व्हाइट लाइट थी, और काहे में कन्वर्ट हो गई, विवग्योर, पूरे के पूरे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। द व्हाइट लाइट टर्न्स इनटू द 7 डिफरेंट कलर। दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into many colors is called as the dispersion of light, clear. This shows that sunlight consists of several color. हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ श्वेत प्रकाश आ रहा है, किंतु जैसे ही हम उस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है,
क्या होगा बच्चों कि जो सूरज से आने वाली रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है, तो आप कहोगे वो है प्रक्रिया डिस्पर्शन। डिस्पर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या होता है, सूरज से आने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, दाब को किन में मेजर किया जाता है, 4 दिए गए हैं। भाई प्रेशर है, दाब बराबर क्या होता है बताया है शायद लास्ट क्वेश्चन में, इसकी एमएलटी यूनिट पूछा था, है ना, एमएलटी फॉर्मूला पूछा था। पूछ रहा है दाब को क्या, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। सभी को पता है कि नहीं पता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट कोई बोले तो हम कहेंगे पास्कल। यदि आपसे कोई कहता है कि दाब की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए पास्कल होती है। यदि आपसे कहे कि दाब का एमएलटी फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप बल बटे क्षेत्रफल कर दो। बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण से आ गया mLT टू दी पावर -2। क्षेत्रफल बराबर होता है L का स्क्वायर। आप ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा आपका mLT फॉर्मूला mL टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। ये आ गया आपका mLT फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। दाब पूछेगा है क्या, तो आपको पता होना चाहिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर? साथ ही एसआई यूनिट पूछेगा तो आप लगाओगे पास्कल, लेकिन कई बार यूनिट्स दे दिया ऑप्शन में तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी पता होना चाहिए। साथ ही आपसे पूछेगा इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा था कि दाब को किससे मापा जाता है, तो क्या द्रव्यमान बटे आयतन, नहीं बिल्कुल गलत है। किए गए कार्य से नहीं, फोर्स एंड एरिया बिल्कुल। दाब को हम उसके बल और क्षेत्रफल से फाइंड करते हैं, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये क्लियर हुआ ना। चलिए अगला कह रहा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस देन द वेवलेंथ विल बी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का वेवलेंथ पर, लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए बड़े आसानी से अपन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ ऐसा समझो कि यदि आपकी ये कोई वेव फॉर्म है, क्लियर, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। यदि ये आपकी कोई वेव फॉर्म आपने बनाई है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और बना लेते हैं एक और। बड़ी ही घटिया लाइन बनाई मैडम ने, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। चलिए ये हुई। यहां पर हम फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा बनाए हैं, यहां पर हम कम बनाए, यहां पर हम फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा बनाते हैं। क्लियर? तो हम अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपको डिफरेंस दिखा पाएंगे। क्लियर? चलिए अब आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस क्या है। कलर बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए अब कह रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया। ध्यान देना, बहुत एकदम इधर ही ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है, तभी समझ आएगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी है आपकी कम, मैंने देख रही हूं क्या, यहां पर फ्रीक्वेंसी है कम, यहां पर फ्रीक्वेंसी है ज्यादा। ध्यान देना है बच्चों, यहां पर फ्रीक्वेंसी है कम, यहां पर है ज्यादा। फ्रीक्वेंसी कम है, एक्चुअल में वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, वेवलेंथ की डेफिनेशन कहती है किन्हीं भी दो श्रृंग या गर्त, यानी कि किन्हीं भी दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो किन्हीं भी दो कहना चाहिए मैक्सिमम जो आपका एम्पलीट्यूड है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है यही आपकी कहलाती है लैम्डा। ध्यान देना, कहलाती है ना लैम्डा। तो ये हो गई लैम्डा, और यहां पर क्या होगी लैम्डा, यहां पर हो जाएगी लैम्डा दिस वन एंड दिस वन। होगी कि नहीं होगी, होगी लैम्डा। अब ध्यान देना कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा ज्यादा है,
अब भाई आंखों देखा प्रमाण है ना, यहाँ पर लैम्डा कुछ इतना है और यहाँ पर लैम्डा कुछ इतू सा है ना। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा कम है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे भी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये आप देख लो तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि कैसे होते हैं। यहां पर आपने देखा कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस मोर वेव क्रेस्ट पासेस फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट। बिल्कुल जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जितने में यहां पर एक वेव फॉर्म का कहना चाहिए क्रेस्ट पास कर रहा था और एक ट्रफ पास कर रहा था, यहां पर दो पास कर गया, इतने ही डिस्टेंस में यहां पर दो कर गया, है ना। दैट मीन्स द वेवलेंथ शॉर्टन। बिल्कुल जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने तो आपकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य हो गई कम। क्लियर? सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, द अपोजिट इज आल्सो ट्रू, एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस। बिल्कुल ये पिक्चर समझ में आई, ये कुछ समझ आया। मैंने नॉर्मल वेवफॉर्म बना ली थी। क्लियर? अब जब मैंने नॉर्मल वेवफॉर्म बना ली, नीचे क्या किया, यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। यहां पर नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ध्यान देना, सपोज करो ये आपका कोई टाइम पीरियड है, ये आपका कोई टाइम पीरियड है, यहां पर कितना नंबर ऑफ साइकिल, यहां पर एक है ना, एक साइकिल है। तो यहां पर यदि उतने ही टाइम पीरियड में मैं देखूं, यहां पर उतने ही टाइम पीरियड में, तो नंबर ऑफ साइकिल यहां पर 2 है। ध्यान देना, इतने ही टाइम पीरियड पर यहां पर नंबर ऑफ साइकिल 2 है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ साइकिल 1 है। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड यानी एक सेकंड में वह कितने चक्कर घूमी, यानी कहना चाहिए ना नंबर ऑफ साइकिल कितना है। तो नंबर ऑफ साइकिल जैसे ही बढ़ाए यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ साइकिल बढ़ा दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। क्लियर? तो देखो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई यानी नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाए। जैसे ही आपने नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाया तो आप खुद देख पा रहे हो कि वेवलेंथ पहले ज्यादा थी, नेक्स्ट आपकी वेवलेंथ हो गई कम। तो वेवलेंथ कम हो गई, इट मींस हम कह सकते हैं कि लैम्डा एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आ जाते हैं क्वेश्चन में। बिल्कुल क्लियर है ना आपको? चलिए, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होगा। तो आवृत्ति में वृद्धि हो रही तो क्या, अभी हमने देखा कि तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी, है ना। तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कमी होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हो, मजा आया हो तो एक थम्स अप बनाइएगा कमेंट बॉक्स पे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। यानी कि तापमान को किसी विशेष तापमान पर ला करके निश्चित करना, साथ ही हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। अब यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ध्यान से देखिएगा बच्चों। थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है आपका, थर्मोकपल जो है, थर्मोकपल में 2 वायर्स होते हैं आपके जो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। क्लियर? कपल्ड होते हैं। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करके सिर्फ मेजर करता है ना। मेजरिंग के काम में कौन सा आता है आपका, थर्मोकपल। और थर्मोमीटर का काम तो सभी को पता है। थर्मोमीटर का काम है यदि आपको जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, आपने वहां पर थर्मोमीटर यूज किया। आपको चेक करना है आपको फीवर है या नहीं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, थर्मोमीटर उतना बता देगा। उसको ये मतलब नहीं है कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है या उससे कंपेयर करेगा देन आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताएगा। नो, उसको जहां पर भी लगाओगे तो जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को शो कर देगा। कहना चाहिए कि ये भी क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आ रहा है। क्लियर? लेकिन जो थर्मोस्टेट होता है बच्चों, थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को मेजरिंग के साथ साथ कंट्रोल एंड रेगुलेट भी करता है। इट मींस टेम्परेचर जितने भी हैं वहां पर उन दोनों को कंपेयर करेगा, देन उसके बाद बताएगा। यानी कि कहना चाहिए रेगुलेशन, रेगुलेट जो करता है वो होता है आपका थर्मोस्टेट। तो क्वेश्चन था, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेगुलेट को आपको पकड़ना था। तो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू या डिग्री। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, थर्मोस्टेट इक्विपमेंट। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ कैबिन ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन एट, यानी कि ऊंचाई पर उड़ते हुए जो विमान हैं उनके अंदर का प्रेशर कितना होता है, दाब कितना होता है। कह रहा है बाहर के बराबर होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, या लगभग समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। नहीं, हमें भी पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब कम होता जाता है, पता है कि नहीं पता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि जैसे सपोज करो कि ये प्लेन आपकी उड़ रही है, ठीक है, ये प्लेन आपकी उड़ रही है, तो समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाएगी तो ये बात हमको पता है कि दाब कम होता जाएगा। और ये तो मतलब वेल नोन है, जो लोग भी ट्रेवल किए उनको भी पता है कि जब आप ऊपर होते हो, इतनी ऊंचाई पर होते हो, तो वहां दाब इतना कम होता है कि यदि आप प्लेन से बाहर हो तो आप मतलब सांस नहीं ले सकते, थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना। तो क्या होता है कि लगभग कहना चाहिए 4 psi के आसपास आपका क्या होता है, यहाँ पर दाब हो जाता है जब आप लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर होते हो। तो 4 psi जो है सफिशिएंट नहीं है उतना प्रेशर कि आप वहां पर सांस ले पाओ। तो जब यहाँ पर 4 psi है लगभग इतनी ऊंचाई पर, तो भाई प्लेन के अंदर तो लोग बैठे हुए हैं, वो तो 4 psi पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसके अंदर का तापमान हमें 4 psi से ज्यादा रखना पड़ेगा। लगभग कितना रखना पड़ेगा, लगभग 10-12 या 12-11 आपका रखना पड़ेगा। इट मींस 4 से तो ज्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वहां के टेम्परेचर से, इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा रखेंगे हम प्लेन के अंदर का टेम्परेचर। तो कंपैरिजन कहाँ का हो रहा है, 40,000 फीट ऊंचाई का हो रहा है, वहां के टेम्परेचर का। अब मैम ये पीएसआई आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, तो पीएसआई भी जो है ना आपकी एक दाब मापने की इकाई है। पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्या होता है पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पास्कल सभी को पता है, बार पता है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, लेकिन पीएसआई कम लोगों को पता है। तो पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कहीं कहीं पर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएसआई यूज हुआ तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि पीएसआई भी क्या है, दाब मापने की एक इकाई है। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर आपका प्लेन है कि यहाँ पर लगभग जो दाब है आपका 4 psi का है, तो अब इस प्लेन के अंदर तो लोग बैठे होते हैं, उनको ट्रैवल करना होता है ना, वो इतने दाब पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सफोकेशन होने लगता है। तो इसलिए यहाँ का जो दाब है लगभग 12 या 11 psi मेंटेन किया जाता है। Pressurization system are designed to keep the interior cabin pressure maintained at 12 या 11 psi, यानी कि प्लेन के अंदर एक प्रेशराइजेशन सिस्टम बनाया जाता है जो कि प्लेन के अंदर मेंटेन करता है लगभग 11 से 12 psi प्रेशर। क्लियर, यानी कि इस फोर्स से ज्यादा। तो हमारा क्वेश्चन था कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान में केबिन के अंदर कितना होता है दबाव, तो बाहर से तो हम कहेंगे ना कि अधिक होता है, हमने भले प्रेशराइजेशन लगा दिया लेकिन हम बाहर से अधिक मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम आसानी से वहां पर फ्लाई कर सकें। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से सही होगा, मोर देन दी आउटसाइड, बाहर की तुलना में अधिक होगा। क्लियर, 4 के कंपैरिजन में 11-12 लगभग हम मेंटेन करते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रेलवे के कुछ नए क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इन सभी क्वेश्चंस का रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।